हाजी साहब डिटेल से बता रहे थे कि वाइटल फोर्स क्या है, तो मैं काई साहब की तरफ चलता हूँ कि काई साहब इसको जरा प्लीज कंटिन्यू करें। क्वेश्चन ये था कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, हाँ, या उसको मेंटेन रखा जाए, वीक न हो। तो जो आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि वो जो लोग रात को ड्यूटी देते हैं 2-2 घंटे फिर सो जाते हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए रात मुकर्रर की है रेस्ट करने के लिए, दिन पैदा किया है काम करने के लिए। ये सारा दिन जब हम एक्सर्शन करते हैं फिज़िकली या मेंटली, तो उसकी जो रिपेयर होती है उसका जो बेस्ट टाइम अल्लाह ताला ने रखा है वो रात 8 या 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का। ये वो टाइम है जिसमें आपकी बॉडी की रिपेयर 110% होती है। एग्जैक्टली सर। जो इसमें आप आगे पीछे जाते हैं तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। मैं ये स्विट्ज़रलैंड की आपको एक मिसाल देता हूँ कि वहाँ पर नाइट फ्लाइट पर पाबंदी है कि 7 बजे के बाद फ्लाइट ना कोई आएगी ना कोई जाएगी। जब रात हो जाती है वो कहते हैं हमारी नींद डिस्टर्ब ना हो। नींद जब डिस्टर्ब होती है तो पूरा सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो वीक होता है। सर कॉर्टिसोल लेवल आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये रिकॉर्ड पर फिर उसके बाद साउंड स्लीप के बाद आप आ जाएं एक्सर्शन पर, फिजिकल एक्टिविटीज वो आप करेंगे तो फिर अगर आप सुस्त जिंदगी गुजारेंगे, लेजी किस्म के, खा पी लिया, सो गए, लेट के बैठे रहे, गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर जिस पर भी जाने, इजी गो इजी कम वाली लाइफ होगी, तो ये मसल्स भी वीक होते होंगे। मसल्स भी, एक तो नर्वस सिस्टम तो वीक कर दिया, नींद रहे। अब जो चीज़ आ गई है इंसान के दूसरे अपने हाथ में है कि अगर एक्सर्शन नहीं करता, कोई प्रॉपर कोई जिम ज्वाइन नहीं किया, कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्सर्शन नहीं करता, तो उसके मसल्स भी वीक होंगे। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी डाइट। अगर इसको इम्प्रूव कर, जैसे साउंड स्लीप और एक्सरसाइज, उसके बाद आ जाती है कि बेस्ट डाइट जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं। जो भी विटामिन सी का इस्तेमाल, उसमें जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं उसमें अल्लाह ताला ने, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, और जो चीज़ ऐसे हैं उनमें विटामिन सी बहुत वाफिर मिकदार में, विटामिन सी का इस्तेमाल होना चाहिए। ये वो फैसिलिटी है कि जो गरीब से गरीब आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम में भी बहुत है, लेकिन वो हर आदमी, शायद गरीब आदमी अफोर्ड ना कर सके, लेकिन वो लेमन इस्तेमाल कर सकता है। फिर जो पालक है, ये उसको इस्तेमाल करे, ये हर आदमी कर सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी, उसमें भी अल्लाह ताला ने ये एक चीज़ रखी हुई है। फिर इसी तरह आप आ जाएं, ऑरेंज है, अपना ये अमरूद जिसको गावा कहते हैं, इसमें काफ़ी मिक़दार में विटामिन सी पाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे विटामिन आ जाते हैं, ए B12 का होना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ चीज़ें मिनरल्स जैसे हम कह सकते हैं पोटेशियम या कैल्शियम। अच्छा, पोटेशियम कैल्शियम के मामले में भी पालक फिर कॉमन चीज़ आ जाती है। मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ, एक अकेली पालक का नाम ना लूँ, जो हरगिज़ सब्जियाँ हैं ना, ग्रीन पत्तों वाली सब्जियाँ हैं, जिसको साग के सरसों का है, मेथी है, पालक है, इनमें ये चीज़ बड़ी अच्छी क्वांटिटी में या वाफिर मकदार में मौजूद है, ये इस्तेमाल कर। फिर जो होल ग्रेन्स हैं वो इस्तेमाल करें। ये मतलब वो चीज़ें जिनको आम कॉमन आदमी भी कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें वाइटल फोर्स को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। फिर आप उसमें नेगेटिव जो वीक करती हैं, जैसे वो अनरेस्ट, अगर स्लीप होगी या रेस्टलेस है उसमें, तो वो फिर इसी तरह अगर आप
अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, कोई और आजकल बड़े नशे, कोई आइस का कहते हैं, कोई रोन, चर्स, अफीम, ये जितने भी नशावर चीज़ें ये भी करती हैं। इवन सबसे जिसको कम समझा जाता है स्मोकिंग, सिगरेट सादा, ये भी इफेक्ट करते हैं बॉडी को। कुछ कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है, किसी की नहीं करती, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं। कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी हैं वो आपको नुकसान ज़रूर देंगे। फिर नमक और चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल, इनको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो ये चीज़ें डाइट से निकाल दें या उनको बैलेंस रख दें, तो फिर आपकी इम्यूनिटी कायम रह सकती है। बहुत शुक्रिया। आप इसमें कुछ करना चाहेंगे? बात ये चले आगे। सर मैं थोड़ा सा बीच में एडअप करूंगी कि कॉर्टिसोल लेवल है, एक अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे अंदर ये चीज़ रखी हुई है कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। इन एनी केस आप नेगेटिव हो रहे हो, आपकी इम्यूनिटी वीक जा रही है, आपकी क्या कहते हैं स्लीप पूरी नहीं हो रही है, आप डाइट किसी सेंस में गलत ले रहे हो, आप खुदा न खास्ता हसद वाले उस एलिमेंट से गुजर रहे हो, या किसी भी सेंस में आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है ना, वो उसको एक टेंशन वाला एक हार्मोन समझा जाता है। जब वो इंक्रीज हो गया, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जो है ना वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी। पूरा आपका सिस्टम जो है ना वो उसमें सफ़र करेगा, उससे क्या कहते हैं कोई भी एंटीजन भी आपके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और ये दिस इज होम्योपैथी। फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगी अपने होम्योपैथी के उस वर्ड में ही कि ये हमने होम्योपैथी को एलेबोरेट किया है। अदरवाइज ये टॉपिक ऐसा इस तरह का नहीं था, ये मेडिकल से रिलेटेड, लाइक उसको मेडिकल कंसर्न पीपल जिनसे वो किसी और सेंस में लेते हैं, लेकिन अगर हम होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मैं इसको फिर वाइंड अप करूंगी कि ये अगर आप किसी भी सेंस में नेगेटिव जा रहे हो तो ऑब्वियसली योर सिस्टम विल फेल डाउन, और ये सारी अलामात जो हैं ये फिर आपको एब्जॉर्ब करना शुरू होके टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में पैदा होगी। किसी भी जगह पे जाके किडनी में चला गया आपकी, या जैसे यूटीआई है या जीआईटी ट्रैक है आपका लिवर से कंसर्निंग है, पोर्टल सिस्टम है आपका हार्ट से कंसर्निंग है, आपका ब्रेन से कंसर्निंग है, वो वहां पे जाके उसने एम्बुलाइन ने वहां पे जाके स्टिक करना है। स्टिक करने के बाद वहां पे एब्सेस बनना है, एब्सेस ने जाके सिक्रीशंस निकालनी है, और बिलीव कीजिए कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग में चली जाती है। सो होम्योपैथी रिक्वेस्ट करती है टू एवरी पर्सन कि फॉर गॉड सेक नेचर की तरफ वापस आए। हार्डी भी आप अभी ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर नॉन मुस्लिम इस चीज को क्वेश्चन करता है तो वो क्या कहेगा, तो हार्डी जो है वो एक नॉन मुस्लिम पर्सन था, बल्कि आई थिंक सो कि वो एथिस्ट था, बट वो भी ये कहते हैं कि अगर आप नेचर को छेड़ते हो ना तो नेचर अपना रिवेंज जरूर लेती है, ठीक है। तो यही होम्योपैथी का लेसन है कि अगर आप नेचर को डिस्टर्ब करोगे किसी भी सेंस में, नींद की सेंस में, भूख की सेंस में, खुराक की सेंस में, किसी भी सेंस में, सो मच सो थिंकिंग की सेंस में, तो ऑब्वियसली यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ नेगेटिव। जी डॉक्टर साहब, आपको नींद तो नहीं आ गई? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ा अहम जो आप सवाल करते हैं। आप डायग्नोसिस बताएं। जी, इसके डायग्नोसिस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम हेल्प लेते हैं टेस्टिंग पर। टेस्टिंग में मैं इनको 3 जगह पर डिवाइड करता हूँ। एक हमारे टेस्टिंग में डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट आ जाते हैं, फिर दूसरा हम एमएच टेस्ट जिसमें हम सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह आते हैं, थर्ड में आ जाते हैं हम ड्रग टेस्ट। सबसे बड़ी बात आ गई ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट के अंदर हमारा CBC आता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है। अगर व्हाइट ब्लड सेल की मिकदार अपनी नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब हम कहते हैं कि इस पर्सन के ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन आना शुरू हुए थे। ब्लड टेस्ट में फिर एक और हम टेस्ट करवाते हैं LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर जब हमें रिपोर्ट आती है उसमें सबसे पहले एक लिखा होता है ESR। ESR भी हमारे लिए इन्फेक्शन को डिफाइन करने के लिए, आपका डायग्नोस करने के लिए, आपको इंडिकेट देने के लिए बहुत एक अच्छा एक ग्राफ है। इसमें ब्लड में क्या आना शुरू हो जाता है कि अगर आपका ESR 10 से अबव जा रहा है या 20 से अबव जाना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि आप जितना ज़्यादा आपका ESR बढ़ना शुरू होता है तो आपका जो लीवर है वो भी इन्फेक्टेड हुआ हुआ है और उसके साथ ब्लड के अंदर भी अच्छी खासी आपकी इन्फेक्शन आ गई। इसमें लैब टेस्ट से एक और होना शुरू होता है RFT,
क्योंकि ये हमारे ऑर्गन्स को भी डिफाइन करता है। जिस तरह लीवर में लीवर का आ गया, RFT में आपके रीनल का, किडनी का आ गया। अब अगर हमारे ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन होती है, उसने हमारे किडनी को भी इफेक्ट किया, तो उसमें दो चीज़ें हमें बढ़ी हुई नजर आएंगी। एक हमारे क्रेटिनाइन लेवल का इंक्रीज होना, दूसरा हमारे यूरिया का बढ़ जाना। अब बात आना शुरू हो जाते हैं कि इमेजेस में इसमें सबसे पहले आता है एक्सरे। एक्सरे हमें उस जगह पर जरूरत पड़ती है अगर किसी के लंग्स के अंदर, ऑर्गन है लंग्स भी, अगर वो बस इन्फेक्शन ब्लड से होते हुए हमारे लंग्स वाले ऑर्गन को डैमेज कर रही है, तो हम एक्सरे की मदद लेते हैं। इसमें पता चलता है कि हमारे लंग्स में कितनी ज़्यादा ना प्रॉब्लम आ गई। सेकेंड हमारी आना शुरू होती है सोनोग्राफी, जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड जो हमें हेल्प देना शुरू कर देती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन की इमेज देती है कि आपका जो लीवर ऑर्गन है वो इन्फेक्शन के लिए डैमेज तो नहीं हो रहा। डैमेज में आने से मुराद के इन्फ्लेमेट कर रहा है, भर रहा है, सो कर रहा है, क्या हो रहा है, हमारे स्प्लीन का क्या हाल है, हमारे गॉल ब्लैडर्स की क्या कैफियत चलना शुरू हो गई, हमारे पेनक्रियास की क्या आना शुरू होगी, हमारे यूरिनरी ब्लैडर की क्या कैफियत आना शुरू होगी, हमारे किडनी की क्या आना शुरू होगी। ये अल्ट्रासाउंड में आता है। और ज़्यादा ब्रेकिंग पेचीदगियों में इसको डायग्नोज करने के लिए टेस्ट को सारे रहते हैं, CT स्कैन आ जाते हैं, MRI रिपोर्ट्स आना शुरू होते हैं। मेडिकली उस पर हम पहले ही बहुत ज़्यादा बात कर चुके, इसलिए मैंने उसको दोबारा रिपीट करना मुनासिब नहीं समझा। जी आगे। जी डॉक्टर साहब, सर पाइमिया की कितनी किस्में हैं, इस पे रोशनी डालें। इससे पहले यंग डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। एक टेस्ट ये है कि उसमें बायोप्सी से पहले कल्चर की ज़रूरत होती है, चाहे ब्लड कल्चर हो या यूरिन कल्चर हो। तो अब मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। एक किस्म, एक इसकी किस्म कह लें, काइंड्स कह लें, टाइप कह लें, आर्टीरियल पाइमिया। ये जब एम्बोलाइज में ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं वो तो अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन आम नाजरीन को नहीं पता चलेगा। कितना टाइम रहता है अभी? अच्छा, तो एम्बोलाई ये असल में जब ब्लड क्लॉट जो बनते हैं वो जब एक से ज़्यादा होते हैं, या उसके अलावा भी कोई चीज़ प्लाक करने वाली चीज़, उसके पीसेज जो हैं, अगर वो ज़्यादा मिकदार में, तो उसको वो जो एक लोथरा सा बन जाता है उसको एम्बोलाई कहते हैं। तो जब ये एक कार्डियक वेसल्स में दाखिल होता है तो उससे आर्टीरियल पाइमिया पैदा होता है। इसके आगे फिर पेरिकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्रिप्टोजेनिक पाइमिया। इसका क्रिप्टोजेनिक, इसका जो स्पेसिफिक रीज़न तो अभी तक डायग्नोज नहीं हो सका। इसकी एग्जांपल इस तरह दी जाती है जिस तरह के नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। फिर आप आ जाते हैं कि सेप्टिक पाइमिया। सेप्टिक पाइमिया उस वक्त होते हैं कि जब पोर्टल वेन्स में ब्लॉकेज होती है, चाहे वो स्टोन की वजह से हो, चाहे उसमें कोई और कोई लोथरा, इस तरह के थ्रोम्बोसिस वगैरह जिसको एम्बोलाई कहते हैं, तो ये उसमें दाखिल हो जाए, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होती है उसको कहते हैं। फिर पल्मोनरी पाइमिया, ये लंग्स के अंदर एक एब्सेस बन जाती है जिसके लिए एक्सरे या CT स्कैन का होना मस्ट है। फिर ये होता है कि ब्रेन में भी, ये रेयर केसेस हैं लेकिन चांसेस होते हैं, ब्रेन में भी एब्सेस बन जाता है। फिर इसके अलावा ये जो होता है कि इसको जो पल्मोनरी के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये उसके अलावा सिर्फ एक एब्सेस पैदा हो जाती है जो हमारी चेस्ट और हार्ट के दरमियान, जिसको प्लोरा कैविटी कहते हैं, उसमें जब ये पस वगैरह इकट्ठी हो जाती है तो वो एक कंडीशन उसमें ये भी पल्मोनरी के सिलसिले में आ जाती हैं। तो ये इसकी एग्जाम है। वैसे कॉम्प्लिकेशंस क्या है पाइमिया की? क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं? जी सर, इसके अबाउट यूँ कहा जा सकता है कि
जो आपका ऑर्गन जो है ना, इसमें मैं एक बड़ा इजी सा एक वर्ड, एक वे मैं बता दूं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉड, M फॉर मल्टीपल, O फॉर ऑर्गन, D फॉर डिसफंक्शनिंग और S फॉर सिंड्रोम। यानी आपका मल्टी ऑर्गन्स जो हैं, यानी वो जो एम्बुलाई है या लाइक वो जो सेप्टिक पीस जो है वो किसी भी जगह पे जाके एब्सेस बना लेता है। लाइक वो अगर आपके लिवर में चला गया, पोर्टल वेन में चला गया, तो आपका पूरा ऑर्गन जो है वो डिसफंक्शन हो जाएगा, जॉन्डिस एंड लाइक दैट, वो सारी सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में चला गया, वहाँ पे जाके, यानी ब्लड ने तो एक एक सेल को जाके न्यूट्रिशन देनी है ना, तो ब्लड के अंदर वो जहरीला मादा जो है वो बिल्कुल एम्बुलेंस की तरह, जैसे एम्बुलेंस शोर मचाती हुई जाती है ना, इसी तरह से वो बंदा वो जो पार्टिकल जो है ना पूरे सिस्टम में आपके स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव कर रहा है। कहीं पे जाके खुदा ना खास्ता वो स्टक हो गया ना, तो उसने फिर वहाँ पे लाइक एब्सेस बना देना है और उससे कंसर्निंग जो है ना वो इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। किडनी में चला गया है तो किडनी आपकी इफेक्ट हो जाएगी। अगर लिम्फेटिक सिस्टम में जाके, चैनल में जाके कहीं फंस गया है तो वहाँ पे कोई ना कोई इशू आ जाएगा। अगर आपके हार्ट में जाके वहाँ पे फंस गया है तो ब्रेन में चला गया है तो ब्रेन से कंसर्निंग इशू, यानी मेनिंजाइटिस जिसको बोलते हैं, उसकी मतलब आपकी जो सी अल्लाह ताला ने ब्रेन को बड़े खूबसूरत तरीके से अनवेलप किया हुआ है, पैक किया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जाके अगर ब्लड वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जाके किसी सेल में जाके वो फंस गया है, ठीक है, और वो वहाँ पे एब्सेस उसने बना लिया, उससे कंसर्निंग सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर सिम्टम्स को अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले तो हाई ग्रेड फीवर होएगा। अगर आप मुझे परमिट करते हो तो मैं इसको एलेबोरेट कर देती हूँ। उसमें आता हूँ मैं जी। अपना सलीम भाई, इसमें कौन कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन कौन सी खुराक ऐसी जिनसे बचना चाहिए? जी, इसमें जो सबसे पहले बात करते हैं जिन खुराक से हमें परहेज करनी चाहिए अशिया से। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जो आजकल हमारी देखने वाली नाज़रीन में जो यंगेस्ट आना शुरू हो गया, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हद से ज़्यादा किया हुआ है। वो हमारे जिस्म के लिए, हम पायमिया को छोड़ें, जितनी भी हमारी, मेरा ख्याल है कि जो बात डॉक्टर साहब ने पहले कही थी ना कि जितना आप नेचर से लड़ाई करेंगे ना, नेचर आपके साथ का रिएक्शन करेगी लाजमी, बस इसको इसी के अंदर ही रहे, ठीक है। इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई, बहुत ज्यादा नुकसानदेह आना शुरू होगी। नेचर इसके खिलाफ करती है, इसके खिलाफ नेचर बता दें कि नेचर कहती क्या है। नेचर हमें कहती है कि आप हमें सादा पानी पिए, कसरत से पिए। आपने जूस वगैरह पीने की जगह आप ऑर्गेनिक में आना शुरू हो गया, आप फ्रूट्स का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वेजिटेबल जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नेचर ही आना शुरू हो गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद आना शुरू होती है लोग वगैरह फास्ट फूड वगैरह में मीट का इस्तेमाल, आपने ठीक है, नेचर हमें कह रही है आप वो मीट इस्तेमाल करें जो घर में अच्छे तरीके से वॉश हो, हल्की आंच के अंदर पकाओ, जिसके और पका हुआ खानो, पक्का हुआ, ये बहुत बड़े नहीं, पका हुआ हमने उसके अंदर, अब अक्सर लोग करते हैं कि उसको गला देते हैं कि इतना कर लेते हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है वो खत्म हो गया। अच्छी तरीके से खाना पका होने से पहले खाने जो भी आवश्यक है उसको साफ होना बहुत जरूरी है। फिर साइड में नेचर हमें कहना शुरू होती है जी आपने जो दूसरी एक और मैं बात करूँ, हम जो बहुत ज़्यादा कैफीन वगैरह चीज़ों का अशिया का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। मैम चाय भी आई थी, चाय भी हम अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी एक नेचर के ख़िलाफ़ है, तो हमारे जिस्म के अंदर उसका भी कोई इफेक्ट आता ही है। आगे और मज़ीद बात करना चाहते हैं स्पाइसी चीज़ें। नेचर हमें कहती है कि आपने हस्बे जायका चीज़ें इस्तेमाल करें। अब कई लोग खाने में नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी नेचर की खिलाफ वर्जी है। मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी है। और इसमें अक्सर लोग रहते हैं जो मिर्चों की जो अलग से चटनी वगैरह बना के जो इस्तेमाल करते हैं, वो तो 100% नेचर की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि नेचर आप हमें सबसे पहले कह रही कि आप खाना पकाएं जो अच्छी तरीके से धुला हो, जो अच्छी तरीके से पका हो और जिसके हस्बे जायको, ये तो नेचर के असूल आना शुरू हो गए। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें देखना चाहिए हम वो ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें मिनरल्स और विटामिन वगैरह पाए जाए। इसमें वेजिटेबल्स में बात ज़रूरी आती है। अब जितनी भी हमारी ग्रीन लीव्स वाली सब वेजिटेबल्स आ गई, जिसमें साग, पालक, मेथी, शलजम, घियाटी, डॉक्टर साहब ने बात की है, और वो उसमें सारे विटामिन, आपके विटामिन सी भी कई जगह मिलेगा, कहीं के भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, उनमें आयरन की मिकदार भी मिल जाती है, प्रोटीन की मिकदार भी मिल जाती है। फिर आगे और बात आना शुरू करते हैं वो ग़िज़ा में इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें हमें प्रोटीन मिले। प्रोटीन हमें दूध में बहुत अच्छी मिलती है, दूध की जो मलाई आती है उसमें बड़ी अच्छी मिलती है, हमें अंडे में बहुत अच्छी प्रोटीन वगैरह मिलना शुरू होती है।
प्रोटीन के लिए मीट बहुत अच्छा बेहतरीन आता है। मीट में एक और मैं हम कर लूँ कि अगर हम छोटे जानवर बकरे वगैरह की जो लीवर है उसमें जिसको कलेजी कहते हैं उसमें बहुत अच्छे हमें प्रोटीन की मिकदार भी मिलेगी, आयरन की मिकदार भी मिलती है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक अल्लाह ताला ने मीट के अंदर एक ऑर्गन रखा हुआ है। अगर इसमें हम मिसाले जात की मैं बात करना शुरू कर दूँ, अक्सर हमारे घरों के अंदर नाज़रीन इसमें फ़ीमेल्स वगैरह भी देख रही होंगी कि अगर हम खाने पचाने में जो बाज़ार से लाल मिर्च मिलती है खाने को स्पाइस करने के लिए, हमारे लिए इस वक्त दौरे हाल में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। पहले वक्तों में जहाँ मैंने भी स्टडी किया, मैंने भी अपने बड़ों को देखा, वो घर के अंदर ना ये मिर्चों वगैरह को सुखा के उसको हल्दी वगैरह को ग्राइंड करके करते थे। वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता था। अब हमें ये नहीं पता चल रहा ये जो हम बाज़ार से जो मसाले वगैरह ले रहे हैं, ख़ास तौर में लाल मिर्च ले रहे हैं, ये किस तरीके से तैयार की जाती। लाल मिर्च की जगह हम जो पीसीबी पाउडर मिलता है उसकी जगह हम घर के अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हरी मिर्च में एक विटामिन सी की मिकदार भी बहुत अच्छी मिलती है और वो एंटी टॉक्सिन होता है ब्लड के अंदर से इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। इसके साथ साथ लेमन, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया है और हम कितने ही अपने प्रोग्राम के अंदर लेमन जूस और वाटर के अंदर हनी जूस का मिक्सर का जूस का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को इम्प्रूवमेंट करता है, हमारी वाइटल फोर्स को भी बूस्टअप करता है, इम्यून सिस्टम को भी बेहतरीन करने के लिए ये बहुत अच्छा हमारा सप्लीमेंट भी है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, सर आज अद्वियात पे आ जाए। अच्छा, 2 सवाल है। पहला है कि हिफाजती तदाबीर में मेडिसिन जो कि होम्योपैथी कहाँ तक कारगर है, आपके पास पूरे 2.5 मिनट है। हिफाजती तदबीर में तो ये है कि अगर कोई स्किन इन्फेक्शन है तो उसके जो कपड़े हैं, टॉवल्स है, इन चीज़ों को दूसरे से सेपरेट रखा जाए। इसकी सिर्फ यही हिफाजती तदबीर है। अगर उसको कोई लंग्स का मसला है तो उसका जो थूक है, बलगम है, जब ब्लड वो खांसी के साथ आता है तो उसको भी अच्छी तरीके से डांपना चाहिए। हर पेशेंट को भी चाहिए कि जिधर बैठो ये नहीं कि वहाँ पर ही वो थूक दे। ये हिफाजती तदबीर में आ जाता है। बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स ऑलरेडी बता दिए। बात हो रही है मेडिसिन की। पायोमिया का सबसे जो मेजर या पहले नंबर का काज है उसका बैक्टीरिया है, स्टेफिलोकोकस। इसी नसोट एक मेडिसिन आती है स्टेफिलोकोसिन, नम भी कहते हैं और लोकोसिन भी कहते हैं। सिनम के नाम, दोनों नामों से ये मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले तो इसकी एक डोज देनी चाहिए 1 ml में, स्टेफिलोकोसिन। हाँ जी, 1 ml में उसकी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि अपने एंड पर कोई भी ये मेडिसिन ना लिखो कि यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होगी वो हाइपरटेंसी में होगी। और ये डॉक्टर का काम है कि अगर उसको कार्बंकल हुआ गया, मिसाल के मैं समझाने के लिए करता हूँ, तो वो डॉक्टर देखेगा कि आया ये उसकी स्टेज ऐसी है कि हाइपोटेंसी स्लेशिया फॉर एग्जांपल देकर इसको वहाँ पर ही ख़त्म कर दिया जाए या उसका जो मवाद बन चुका है उसको निकाला जाए। तो ये डॉक्टर का काम है, वो पोटेंसी को कम भी करेगा, ज़्यादा भी करेगा। तो अपने हेड पर कोई न ले। सबसे पहले जैसे वो स्टेफिलोकोसिनम दे दें। उसके बाद अगर उस जैसे आप लंग्स का अगर कोई उसको मसला है, फिर उसमें ये होना चाहिए कि पायरोजिनम किसी भी किस्म की कोई जो आपको इन्फेक्शन खत्म हो गया। अच्छा, पायरोजिनम दे, पायरोजिनम में फिर आर्सेनिक आप दे सकते हैं। आर्सेनिक देने से कबल एक चीज़ का देखें क्या है, इसकी जो गर्मी से तकलीफ़ें बढ़ती हैं या कम होती हैं। अगर गर्मी से कम होती हैं तो आर्सेनिक उसकी बनेगी। अगर उसके कोई प्रॉब्लम जो भी है, चेस्ट इन्फेक्शन है या किसी जगह कार्बंकल है या इवन कैंसर है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें ये आर्सेनिक इस्तेमाल हो सकती है, कैंसर तक इस्तेमाल हो सकती है। अगर उसकी जो यही प्रॉब्लम है और उसमें ठंडी चीज़ से उसको अफाका होता है तो फिर उसको फास्फोरस, बाकी वो डॉक्टर कैसे मेडिसिन बता दें इसमें। अच्छा, फास्फोरस दे दें, एकिनेशिया दे दें, एपरसल्फ दे दें, स्लेशिया दे दें। फिर आप अगर उसकी रेडनेस है तो हाइपोटेंसी में बेलाडोना भी आप बेलाडोना दे सकते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए कार्बोवेज हर मेडिसिन के साथ, स्पेशली जब लंग्स का मसला हो तो
सर इसमें कार्बोलिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है सर, और इंटरनेशनल लेवल पे इसको फेम भी बहुत ज़्यादा हासिल है। और सर मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि सर इंटरनेशनल लेवल पर ये कार्ड्समार हमारी एक मेडिसिन है जिसको मिल्क थिसल से बनती है, और मिल्क थिसल पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो सर होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर कार्ड्समार जो ये बहुत अच्छा काम करती है। कोई शक नहीं। जी सर मैं कहता हूँ कि जितना इन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा कर लिया जी। तो नाजरीन आज का हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है, वाइंड अप करते हैं। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड पे जो हम अद्वियात बताते हैं वो हम एक एक सिम्टम के अगर अद्वियात बताने लगेंगे तो पूरा दिन लगेगा। लिहाजा अपने किसी भी करीबी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, वो आपकी अलामात लेके केस टेकिंग करके आपका इलाज करेगा। प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि आज का जो हमारा टॉपिक था पायमिया, इसको खुल के बयान किया मेरे पैनल ने और बताया कि पायमिया के बारे में होम्योपैथी मुकम्मल अबूर रखती है। आप आंखें बंद करके किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, क्वालिफाइड होम्यो डॉक्टर के पास जाइए, इंशाल्लाह होम्योपैथी आपको मायूस नहीं करेगी। होम्योपैथी में इस बीमारी का मुकम्मल इलाज मौजूद है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बीमारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद। थैंक यू।